Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Radikpal and I welcome you to our channel Conceptualizing Studies, where we help building up your concepts which make your studies simpler. First of all, I am sorry for Monday क्योंकि हम मंडे को 11th क्लास फिजिक्स का कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन उसका कंपनसेशन आपको आज थर्सडे को मिल जाएगा क्योंकि आज हम फिजिक्स 11th क्लास फिजिक्स के 2 लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसके अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 11th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, फिजिक्स की ब्रांचेस देखी थी। फिर हमने एक साइंटिफिक मेथड देखा था कि कोई फिजिकल लॉ कैसे डेवलप होता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो ज्यादातर थियोरिटिकल रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप या तो एनसीईआरटी या फिर कोई दूसरी रेफरेंस बुक जरूर रीड कर लें, जिससे आप थ्योरी में थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं उससे। मैं जो इंट्रोडक्शन रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो आपको बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन आप दूसरी कोई बुक की हेल्प ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में हम क्या देखना चाहते हैं कि जैसे फिजिक्स के जो लॉज हम डेवलप करते हैं, फिजिक्स के अंदर जो भी हम स्टडीज करते हैं वो टेक्नोलॉजी के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर उसी को हम एक साइंटिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो वो उस साइंटिस्ट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है, कितना ज्यादा उसके लिए एडवेंचरस हो सकता है। क्योंकि आज हम जो लॉज बने हुए देखते हैं वो सब रेडीमेड मिलते हैं हमको, लेकिन उस टाइम पे ना उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे, ना उनके पास इतने पैसे होते थे, ना उनके पास कोई पुराने लॉज बने होते थे, ना उनके पास इतनी फैसिलिटीज होती थी। तो उनको वो सब चीजें डेवलप करनी होती थी खुद के एक्सपेरिमेंट से, खुद के ऑब्जर्वेशन से, खुद वो जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से, उसके बेसिस पे वो लॉज बनाते थे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताना चाहूंगा। एक जैसे एग्जांपल आता है आर्किमिडीज सर का। आपने सुना होगा शायद आर्किमिडीज सर के बारे में। आर्किमिडीज सर ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया हुआ है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है फ्लूइड से रिलेटेड। तो आर्किमिडीज सर की एक बहुत फेमस कहानी है कि पहले क्या होता था, राजा की सभा होती थी और राजा की सभा के अंदर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते थे। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट होते, साइंस का, म्यूजिक का, डांस का। तो वही साइंस के एक्सपर्ट में एक राजा था जिसने साइंस के एक्सपर्ट के तौर पर आर्किमिडीज सर को रखा हुआ था। तो एक बार कभी राजा की कोई इच्छा हुई कि कोई ज्वेलरी बनाई जाए, तो उन्होंने उसके लिए गोल्ड मंगवाया। और वो गोल्ड के ऊपर उनको डाउट हुआ कि ये प्योर है या नहीं है। तो उन्होंने किसको दिया ये जिम्मा? आर्किमिडीज सर को, कि तुम बताओ कि गोल्ड प्योर है या नहीं है। तो आर्किमिडीज सर भी सोच में पड़ गए कि गोल्ड प्योर है या नहीं है ये कैसे बताया जाए, क्योंकि उस समय तो कोई टेक्निक थी नहीं इसकी। तो वो सोच में पड़ गए। वो कई समय तक को बहुत ऑब्जर्वेशंस लेते रहे, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे कि कैसे पता लगाया जाए कि गोल्ड प्योर है या नहीं। तो एक बार की ऐसी बात है कि वो नहाने गए, अपने घर के अंदर नहाने के लिए गए। उनके ऐसा बाथटब था, बाथटब के अंदर पानी चालू करा उन्होंने, बाथटब के अंदर पानी भरता रहा और वो ऐसे सोचते रहे, पूरा पानी भर गया। उन्होंने बंद करा नल और गए नहाने के लिए। जैसे वो बाथटब में गए वैसे पानी बाहर फ्लो गया, ओवरफ्लो गया। तो उनको यहां से कुछ चीज क्लिक हुई और फिर जैसे ही वो बाथटब में लेटे वैसे उनका बॉडी लाइट फील करने लगी। जैसे पानी के अंदर हम लेटते वैसे लाइट फील करने लगते हैं, तो उनकी बॉडी लाइट हो गई काफी। और यहीं पर उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ और वो वहां से जैसी हालत में थे वैसे उठ के रोड पे भागने लगे और चिल्लाने लगे यूरेका यूरेका, विच मीन्स आई गॉट इट। तो ये उनकी बड़ी फेमस कहानी है कि उन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन इस तरह से सिचुएशन निकाला और उनके लिए कितना एक्साइटेड रहा होगा कि वो जैसी हालत में थे वैसे ही रोड पे भागने लग गए। तो ये बड़ी उनके लिए एक्साइटिंग चीज थी। और एक और थ्योरी फराडे सर के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फराडे सर ने डिस्कवर किया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी जाए तो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है। तो उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। मैग्नेट को मूव करा रहे थे वो कॉइल के अंदर। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेट को अंदर मूव करवा रहे थे, कॉइल के अंदर मूव कर रहे थे। कई दिनों तक करवाते रहे लेकिन उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। बहुत टाइम एक्सपेरिमेंट करा, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा, बहुत बार करते रहे वो, लेकिन उसके अंदर करंट फ्लो हो ही नहीं रहा था, जो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत साबित हो रहा था।
तो एक दिन उनको गुस्सा और उन्होंने उसके अंदर से मैग्नेट को फेंक दिया। जैसे उन्होंने कॉइल के अंदर से मैग्नेट को फेंका और मैग्नेट कॉइल से बाहर निकला, वैसे करंट फ्लो हो गया। तो उनके दिमाग में फिर आइडिया आया कि मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव कराने से करंट फ्लो नहीं होता, जब मैग्नेट कॉइल के बाहर निकलेगा तब करंट फ्लो होगा। तो इस तरह से उनके एक्सपेरिमेंट्स कई बार गलत भी होते थे, और वो गलत एक्सपेरिमेंट्स करते 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 फिर वो एक सही एक्सपेरिमेंट पे पहुंचते थे, सही रिजल्ट पे पहुंचते थे। तो उनके लिए कितने एक्साइटिंग होती होगी ये चीजें। न्यूटन सर की थ्योरी आपने सुनी होगी। न्यूटन सर एक इवनिंग में एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल उनके सर के ऊपर गिरा और उनको आइडिया आ गया कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। इसके बेसिस पर उन्होंने बहुत फेमस लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आज हम सबको पता ही है। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो साइंस को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बताती है। फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है। फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोला जाता है क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है वो पूरी तरह से मेजरेबल क्वांटिटीज के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर सारी बातें हम क्वांटिटीज की करते हैं, क्वालिटी की नहीं करते। सारी बातें क्वांटिटी बेस्ड होती है, फिर फैक्ट्स के बेसिस पे होती है, लॉज के बेसिस पे होती है। तो इसलिए हम फिजिक्स को एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं। और फिजिक्स के बारे में और ज्यादा एक्साइटिंग चीजें क्या बता सकते हैं हम, कि रेंजेस बता सकते हैं। रेंजेस के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि अगर हम मास की रेंज देखना चाहें तो मास की रेंज कहां से कहां एग्जिस्ट करती है, 10⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा मास, से लेकर 10⁵5 kg मास ऑफ यूनिवर्स, यहां से यहां तक की एग्जिस्ट कर सकती मास की रेंजेस। और लेंथ की रेंजेस, लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर रेंज, न्यूक्लियस का साइज, से लेकर 10⁻25 मीटर। यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज, कि हमने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया हुआ यूनिवर्स, उसका साइज 10⁻25 मीटर। कहां से कहां तक के वेरी करती है। टाइम 10⁻22 सेकेंड, टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है लाइट को, से लेकर 10⁻18 सेकेंड्स। लाइफ ऑफ सन, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ सन, मतलब कहां से कहां तक के वेरी कर सकती चीजें हैं। और फिर भी हम पूरे फिजिक्स को कुछ बेसिक लॉज के बेसिस पे ही पढ़ सकते हैं। मतलब पूरा फिजिक्स जो है वो कुछ लॉज के बेसिस पे ही पढ़ा जा सकता है, इतनी ज्यादा वाइड रेंजेस के बावजूद भी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि फिजिक्स कितना ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। फिजिक्स को एक्साइटिंग और चीजें बना सकती है। जैसे अगर आप फिजिक्स की कुछ डिस्कवरीज देख लें कि हम टेलीकम्युनिकेशन हम वायर से करते थे, आज हम मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे? वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब हम यहां से मैसेज भेज रहे हो, यहां से वो विद इन सेकेंड्स अमेरिका पहुंच रहे हैं। वेव्स का ट्रांसमिशन कैसे होता होगा। हम रोबोट्स की स्टडी कर रहे हैं, रोबोट्स की स्टडी कैसे होती होगी। हम यहां से बैठ के मून पे चलने वाले एक रोवर को मैनेज कर रहे हैं, अर्थ से बैठ के मून पे चलने वाले रोवर का मूवमेंट देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो फिजिक्स को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाती है। फिजिक्स की ग्रोथ ने, साइंस की ग्रोथ ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो इस तरह से हम अगर फिजिक्स को बहुत एक्साइटिंग लेके पढ़े, बहुत अलग तरीके से पढ़े, तो मजा आएगा। फिजिक्स को अगर सिर्फ लर्न करने के हिसाब से पढ़ा जाए तो वो फिजिक्स के लिए एक्साइटिंग नहीं रहेगा। फिजिक्स आपको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा फिर। ठीक है, तो ये था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विथ अदर साइंसेस, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। मतलब यहां पर हम फिजिक्स का रिलेशन देखेंगे दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस से। फिजिक्स जो है वो साइंस की हर ब्रांच के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कहें दूसरे ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो फिजिक्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारी ब्रांचेस ऑफ साइंस आपस में इंटर रिलेटेड होती है, हर ब्रांच को एक दूसरे की हेल्प लगती है जिससे वो डेवलप हो सके। कहीं ना कहीं फिजिक्स को बायोलॉजी की जरूरत पड़ती होगी, बायोलॉजी को फिजिक्स की जरूरत पड़ती होगी। तो ऐसे सब ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है। तो यहां पर हम वही देखने वाले हैं कि फिजिक्स का रिलेशनशिप दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे सबसे पहला आया मैथमेटिक्स। फिजिक्स के अंदर कितने ही लॉ के फॉर्मुलेशन, डेरिवेशन के अंदर हम मैथमेटिक्स के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का यूज करते हैं।
जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये टर्म्स आपको पूरे फिजिक्स में सुनाई देती रहेगी। तो यहां पर जो मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, वो फिजिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल का काम करता है। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट ना लेते हुए एज अ टूल यूज करते हैं, क्योंकि मैथ्स के अंदर जो जो चीजें डेवलप होती है वो फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड हो जाती है। मतलब उन सब चीजों का हम एप्लीकेशन यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर। दैट इज मैथ्स यहाँ पर एक टूल की तरह बिहेव करता है। हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, हम जाते हैं मैथ्स के पास। फिजिक्स में कोई भी चीज की हमको जरूरत पड़ी तो हम किसके पास गए? मैथ्स के पास गए, और मैथ्स में से हमने कोई नया टूल डिस्कवर करा और उसका यूज फिर हमने फिजिक्स में किया। कई साइंटिस्ट के साथ ऐसा ही होता है कि वो कुछ ना कुछ थ्योरी डिराइव कर रहे थे, कुछ डिराइव कर रहे थे, उनको किसी चीज की जरूरत पड़ी मैथमेटिक्स की, तो उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर एक नया डेरिवेशन कर दिया। मैथमेटिक्स के अंदर एक नया डेरिवेशन करके कोई नया टूल डिस्कवर करा, और वो टूल का यूज करा उन्होंने फिर फिजिक्स में नए डेरिवेशंस के लिए। तो मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है फिजिक्स के साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथमेटिक्स एक की रोल प्ले करता है फिजिक्स के अंदर। इसलिए हम फिजिक्स का भी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सारे चैप्टर से पहले सबसे पहले हम जो चीज पढ़ेंगे वो है मैथमेटिकल टूल्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर जितने भी मैथमेटिकल टूल्स काम में आने वाले, इक्वेशन सॉल्व करना हो, भले वो डिफरेंशिएट करना हो, इंटीग्रेट करना हो, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना हो, जितने भी हम टूल्स पढ़ेंगे उनको हम सबसे पहले एक मैथमेटिकल टूल्स नाम से एक चैप्टर में पढ़ लेंगे, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हम आगे जाके क्या क्या चीजें यूज करने वाले मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि फिजिक्स में पूरी तरह से मैथमेटिक्स का यूज आते रहेगा। ठीक है, तो ये मैथ्स के साथ रिलेशनशिप था। फिर आगे बढ़े तो फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ। फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ में, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी तरह से बहुत ज्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज डिस्कवरी हुई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा जाए, केमिकल बॉन्डिंग देखा जाए, केमिकल स्ट्रक्चर देखे जाए, पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट देखा जाए, इन सब में कौन सी थ्योरीज, क्या चीजें यूज हुई? एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज हुआ, एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज हुआ, और मेटलर्जिकल जो भी प्रोसेसेस यूज होती है, वो सब चीजें कहां से आती है? वो सब चीजें फिजिक्स से निकल के आती है। फिजिक्स के कई ऐसे फिनोमिनाज हैं जहां से वो सब चीजें काम में आती है हमारे, जो हम केमिस्ट्री में यूज में लेते हैं। और हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिलेशन एक और तरीके से देख सकते हैं कि फिजिक्स के अंदर एक ब्रांच आती है फिजिक्स की जो कहलाती है केमिकल फिजिक्स, जिसमें हम केमिस्ट्री का यूज देखते हैं फिजिक्स के अंदर। और केमिस्ट्री के अंदर एक ब्रांच आती है जो कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम फिजिक्स का यूज देखते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री कितने क्लोजली इंटर रिलेटेड है। तो इनका भी आपस में बहुत क्लोज इंटर रिलेशन हो जाता है। फिर आगे बढ़े तो अगला आया फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी के साथ। फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी के साथ, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बिना बायोलॉजी 50% फेल हो जाए। तो बायोलॉजी के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है माइक्रोस्कोप, वो डेवलप हुआ हुआ है फिजिक्स से। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, कई ऑप्टिकल फिनोमेना का यूज करके हमने माइक्रोस्कोप डेवलप करा बायोलॉजी के अंदर, जो बहुत ज्यादा यूज में आता है। सेल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर नहीं देखा जा सकता, उसको देखा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। वो डिस्कवर हुआ फिजिक्स की मदद से। फिर एक्सरे, एक्सरे का यूज बहुत ज्यादा होता है बायोलॉजी में। एक्सरे का जो ट्रैवलिंग होती है, एक्सरे की जो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी चीज होती है वो फिजिक्स की मदद से हम स्टडी करते हैं। तो वो सब चीजें बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स और डेडली डिजीजेस का क्योर करना, जैसे कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी एक्सरे का यूज लिया जाता है। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बढ़े तो फिजिक्स का रिलेशन एस्ट्रोनॉमी के साथ। फिजिक्स का रिलेशन एस्ट्रोनॉमी के साथ, एस्ट्रोनॉमी मतलब हेवनली बॉडीज की स्टडी करना। गैलीलियो ने सबसे पहला टेलीस्कोप बनाया, गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसकी मदद से वो हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी कर पाए, और उन्होंने कई ऐसी थ्योरीज दी जो हेवनली बॉडीज के बारे में आज भी हमको हेल्प करती है। फिर और उसका एडवांसमेंट हुआ, और ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप्स बने। आज हम ब्लैक होल को पिक्चराइज कर पाए, ब्लैक होल की पिक्चर आज हम देख सकते हैं। किस वजह से पॉसिबल है ये फिजिक्स की वजह से अलग अलग डेवलपमेंट पॉसिबल हुए। तो उसी वजह से हम एस्ट्रोनॉमी में आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। आज हम सन के बारे में सब कुछ जानते हैं, आज हम हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, आज हम वहां तक के देख सकते हैं जहां तक के हम मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे। पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आज हमारे साइंटिस्ट ने देख रखा है। कैसे देखा होगा? फिजिक्स के डेवलपमेंट की वजह से। और आगे बढ़े तो
फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंसेस के साथ, ये तो हमारे कुछ नोन साइंस हो गए, लेकिन और दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस भी जिसके अंदर फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीटरोलॉजिकल साइंस और बायोफिजिक्स और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती है जहां पर फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और के बारे में स्टडी, जियोलॉजिकल स्टडी, ओशनोग्राफी, सिस्मोग्राफी, तो उसके अंदर फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ये आप थियोरेटिकल और भी दूसरी बुक्स में से हेल्प ले सकते हैं जहां पर आपको सारी चीजें और डिटेल में मिल जाएंगी। मेरा काम था एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना इन सब चीजों का, जिससे आप समझ पाए कि फिजिक्स का स्टडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां तक समझ में आया। अब एक और जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के साथ। रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्नोलॉजी में आज हम जितना एडवांसमेंट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी जितनी फास्ट ग्रो कर रही है, जितनी ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, पूरे का श्रेय दिया जाता है फिजिक्स की ग्रोथ को। क्योंकि टेक्नोलॉजी में जितनी ग्रोथ है, भले ही आप सुपर कंप्यूटर्स की बात कर लें, सैटेलाइट्स की बात कर लें, एरोप्लेन्स की बात कर लें, रॉकेट प्रोपल्शन की बात कर लें, किसी भी तरह के आप टेक्नोलॉजी में ग्रोथ देखेंगे, लेजर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ देख लें, कम्युनिकेशन सिस्टम में ग्रोथ देख लें, ट्रांसपोर्टेशन में चेंज देख लें, तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है वो फिजिक्स के बेसिस पे ही डेवलप हुआ है। सोसाइटी के अंदर चेंजेस देखें हम, सोसाइटी के अंदर हम सबसे पहले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस देखें। पहले जहां पर हम टेलीफोन, टेलीग्राफी, फैक्स यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, वहीं पे आज हम रेडियो, फिर टेलीविजन, फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, वहां तक के पहुंच चुके हैं। तो सोसाइटी के अंदर एक रिवॉल्यूशन जैसा आया है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एक पूरा रिवॉल्यूशन आया है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन आया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पहले स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते थे, आज हमारे पास फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वो सब किसके बेसिस पे हुआ है? फिजिक्स के बेसिस पे हुआ है पूरी तरह से डेवलपमेंट। फिर आज हम सोसाइटी को कितनी आगे जाके ले जा चुके हैं, सोसाइटी के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है, किसी भी फील्ड में ले लिया जाए तो वो सब चीजें फिजिक्स के डेवलपमेंट की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। तो टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के डेवलपमेंट में फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए फिजिक्स का स्टडी जो होती है वो हर फील्ड, हर तरह की साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो यहां तक का आपको पूरा क्लियर होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो इट्स टाइम टू टेक लीव नाउ। Take care of yourself and your families. Thank you.